हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केडी अध्ययन में। और मैं हूं आपका मित्र शरद। दोस्तों, अब तक आपने संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को बहुत बार समझने का और रटने का प्रयास किया होगा, लेकिन आज हम लोग इसे एक अलग तरीके से समझेंगे, अर्थात इजी वे में समझेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके से जब हम लोग इसको समझेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से अनुसूचियाँ समझ में आएगी और आपको ये चीज़ याद भी बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए, हमारा संविधान जब बना था तो हमारा जो मूल संविधान था, तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 8। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से अनुसूचियों में 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई और वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है? 12 है। तो अनुसूचियों को हम लोग इस तरीके समझे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4। तो इस तरीके से हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? 12। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो मूल संविधान में अनुसूचियां सम्मिलित थी उनको देख लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग इन 4 अनुसूचियों को देख लेंगे कि किन किन संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई है। तो आइए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करें पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन तीनों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अर्थात पहली अनुसूची में केंद्र का क्षेत्र यानी कि हमारे देश का क्षेत्रफल, विभिन्न राज्य यानी कि उनका क्षेत्रफल, और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो चाहे हम लोग पहले भाग की बात करें, पहले अनुच्छेद की बात करें या पहली अनुसूची की बात करें, हमेशा किसका वर्णन दिया गया? संघ, उसके राज्य और उसके क्षेत्रफल का क्या मिलेगा? हमके वर्णन मिलेगा। फिर हम लोग बात करें दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची का जो संबंध है वो है वेतन भत्तों से। किसके वेतन भत्ते? जो व्यक्ति हमारे भारत में संवैधानिक पदों पर पदस्थ है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, के महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये सारे जो लोग हैं, इनके जो वेतन भत्तों का जो प्रावधान है वो किस में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। फिर हम लोग आते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। तो हमारी जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में जिनके वेतन भत्तों का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है, उन्हीं के शपथ का प्रावधान किसमें किया गया? अनुसूची 3 में किया गया है। अर्थात ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी जिनके वेतन भत्ते किसमें उल्लिखित है? अनुसूची 2 में, उन्हीं की शपथ का प्रावधान किसमें किया गया? अनुसूची 3 में किया गया है। तो ये यहाँ पर शपथ किसकी है? प्रधानमंत्री की शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ, महान्यायवादी की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ। ये जो संवैधानिक पदाधिकारी है, इनकी जो शपथ का उल्लेख है वो किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। फिर हम लोग बात करें चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो ये जो हमारी चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अर्थात किस प्रदेश से कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, उसके बाद में कुल मिलाकर राज्यसभा की सीटें कितनी होगी, कितने लोग निर्वाचित किए जाएंगे, कितने लोग मनोनीत किए जाएंगे, ये सारा का सारा उल्लेख किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया है। तो पहली अनुसूची केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित, जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनके। तीसरी अनुसूची शपथ, अनुसूची 2 में जिनके वेतन भत्तों का प्रावधान है उन्हीं की शपथ का प्रावधान किसमें किया? अनुसूची 3 में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन, ये सारी प्रक्रिया को दर्शाया गया है। फिर हम लोग बात करें पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनका क्या किया गया? प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अर्थात ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया हो? अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो, ऐसे क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहाँ के? पूरे भारत के,
तो पूरे भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र है वो, और पूरे भारत के जो जनजाति क्षेत्र है वो, जिनका प्राधिकार किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किसमें किया गया है, 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्र पूरे भारत के और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भी कहाँ के, पूरे भारत के। हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे अनुसूचित क्षेत्र मौजूद हैं, जैसे छिंदवाड़ा का पातालकोट, उसके बाद में बड़वानी के क्षेत्र, झाबुआ, मंडला, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पर जो भी क्या है, जनजाति क्षेत्र कहलाते हैं। फिर हम लोग आते हैं 6ठी अनुसूची पे। तो 6ठी अनुसूची मुख्य रूप से 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। वो 4 राज्य कौन से हैं, इसको हम लोग ऐसे याद रखें, अ में मित्र। देखिए, अ से असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा। तो 6ठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के प्रावधान से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहाँ के, संपूर्ण भारत के। लेकिन 6ठी अनुसूची में केवल कितने राज्यों का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उन क्षेत्रों के प्रावधान से, उन क्षेत्रों के प्रशासनिक जो प्रावधान है उनसे संबंधित उपबंध किसमें कहे गए, 6ठी। आगे देखते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। तो हमारी जो 7वीं अनुसूची है वो मूल रूप से सूचियों से संबंधित है, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां दर्शाई गई है। 3 प्रकार की सूचियां कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची यानी कि ऐसी सूची जिसमें लिखे गए मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को, वो सूची क्या कहलाती है, संघ सूची। इसको केंद्र सूची भी हम लोग कह सकते हैं। राज्य सूची अर्थात ऐसी सूची जिसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो, राज्य को हो, वो क्या कहलाती है, राज्य सूची। और ऐसी सूची जिसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो, केंद्र और राज्य दोनों के पास हो, ऐसी सूची को क्या कहते हैं हम लोग, समवर्ती सूची कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संघ सूची की अगर बात करें तो रेलवे, आयकर, ये किसके विषय है, संघ के। राज्य सूची अगर बात करें तो पुलिस। अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तो लोक स्वास्थ्य। तो संघ सूची में रेलवे, आयकर, राज्य सूची में पुलिस, समवर्ती सूची में लोक स्वास्थ्य, इस प्रकार के विषय जो है दिए हुए। तो अगर हम लोग संघ सूची की बात करें तो इसमें मूल रूप से कितने विषय थे, इसमें थे 97 विषय, वर्तमान में कितने हो गए हैं, 98। राज्य सूची की अगर हम लोग बात करें तो राज्य सूची में कुल मिलाकर विषय थे 66, वर्तमान में कितने हो गए हैं, 59। तो समवर्ती सूची में अगर बात करें तो मूल रूप से थे 47 विषय और वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 52 विषय हो चुके हैं। तो इस प्रकार 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन सूचियों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसके ऊपर कानून कौन बनाएगा। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार यानी कि हमारी संसद। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा, हमारी विधानसभा। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा, हमारी विधानसभा भी बना सकती है और हमारी संसद भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है, अगर कोई मतभेद होता है, तो उस कंडीशन में जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून होगा वो क्या होगा, मान्य होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो हमारी जो 8वीं अनुसूची है मूलतः भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषाओं से। जब हमारा संविधान बना तो उस समय 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और इसके द्वारा हमने सिंधी भाषा को क्या किया, जोड़ा 15वीं भाषा के रूप में। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1990
2 में इसके द्वारा हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को हमने जोड़ा। तो ये 16, 17 और ये 18। और उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके द्वारा हमने DBMS, ये आप लोगों को याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, इसका मतलब होता है डोगरी, B मतलब बोडो, M मतलब मैथिली और S मतलब संथाली। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, इस प्रकार 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया जा चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए अब तक जो हमने अनुसूचियां देखी, ये वो अनुसूचियां थी जो मूल संविधान में क्या थी? सम्मिलित थी। अब हम लोग वो 4 अनुसूचियां देखेंगे जिन्हें संविधान संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान में क्या किया गया है? शामिल किया गया। देखिए सबसे पहले हम बात करें 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। इसके द्वारा क्या किया गया? इसको शामिल किया गया। तो हमारी जो 9वीं अनुसूची है, इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में शामिल किया गया। और ये किससे संबंधित है? भूमि के सुधारों से। देखिए हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश की 54% जमीन 7% लोगों के पास थी, अर्थात एक बहुत बड़ा मिसमैच था जनता और जमीन के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में सरकार का ये दायित्व था कि वो क्या करे, हमारे जो भूमि के अधिकार के जो कानून है उन पर नए कानून बनाकर और उद्योग धंधों को लगाने के लिए और दूसरी जो परियोजनाएं हैं उनके लिए जमीनों का क्या करे? उपलब्ध कराए, जमीनें क्या कराए? उसके लिए उपलब्ध कराए। तो ऐसी कंडीशन में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को क्या किया गया? रखा गया। जब 9वीं अनुसूची संविधान में सम्मिलित की गई उस समय इसमें कुल मिलाकर 13 कानून सम्मिलित किए गए थे। और वर्तमान में कानूनों की जो इसमें संख्या हो गई वो कितनी हो गई है? 284 हो चुकी है। 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून उपस्थित होते हैं वो न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक पुनर्विचार से क्या होते हैं? बाहर होते हैं, अर्थात इस पर जो है न्यायिक पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच थी उसने ये फैसला दिया था कि 24 अप्रैल 1975 के बाद, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। और यदि वो असंवैधानिक है या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात उन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो है उसे शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है दल बदल से। किससे है? दल बदल से। तो 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था, जोड़ा गया था। और इसका संबंध किससे है? दल बदल से। दरअसल 1970 के बाद से 1970 के बाद बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जो है वो अस्तित्व में आने लगी। और इन पार्टियों के जो विधायक सांसद होते थे वो हर बार क्या करते थे? पार्टी बदल लेते थे। अगर हम लोग हरियाणा के केस की बात करें तो एक विधायक के द्वारा एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली गई थी।
तो ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में, और उसके द्वारा दल बदल निरोधक कानून लाया गया। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को दल बदलना है तो वो क्या करे, चुनाव के पहले ही दल बदल ले। अगर वो चुनाव के बाद कोई व्यक्ति दल बदलता है तो उसकी योग्यता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो इसको दल बदल निरोध कानून भी कहा जाता है। फिर आते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची में। तो हमारी जो 11वीं अनुसूची है इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया, और इसका जो संबंध है वो है पंचायती राज से। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई, और इसका जो संबंध है वो पंचायतों से, अर्थात पंचायतों के गठन, नियमन और उनके प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो किसमें किए गए, 11वीं अनुसूची में। इसमें पंचायतों को कुल मिलाकर 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायत क्या बना सकती है, नियम बना सकती है, जिसमें बाजार की बैठक व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, उसके बाद में साफ सफाई, पेयजल, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की गई है। तो पंचायतों को कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतें काम कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992, तो कहीं कहीं आपको 1993 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मोस्टली 1992 ही आपको याद रखना है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया, और इसका जो संबंध है वो है नगर पालिकाओं से। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए, और इसमें जो है नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं जिन पर नगर पालिका क्या कर सकती है, नियम बना सकती है, जिसमें पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण और करों को लगाना, ये सारी चीजें क्या है, स्थानीय करों को लगाना, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। तो कुल मिला के हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 8 वो अनुसूचियां जो संविधान बनते के समय मूल संविधान में सम्मिलित थी, और 4 ये अनुसूचियां जिन्हें अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।